रखना, आर्टिकल 21 कभी नहीं मरता। तो युद्ध में और बाह्य आक्रमण में आर्टिकल 21 तो बना रहता है, लेकिन आर्टिकल 19 खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको पता है 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं मिलती है आपको आर्टिकल 19 में। घूमने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता, आजीवन चलाने की स्वतंत्रता, कहीं भी रहने निवास की स्वतंत्रता, है ना। तो जब युद्ध हो गया, बाह्य आक्रमण हो गया, तो आप कहीं भी घूमोगे क्या? कहीं भी जाके रहोगे क्या? उधर तो बॉर्डर पे लड़ाई हो रही पंजाब वाले पाकिस्तान से, और आप कहो कि हम तो यहां पर जमीन खरीदना है नहीं, हम नहीं हट रहे यहां से, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक, तो अनुच्छेद 19 तब खत्म होता है जब ये दो कंडीशनें होती है। लेकिन जब भारत में सशस्त्र विद्रोह हो जाता है तो आर्टिकल 19 भी जिंदा रहता है, आर्टिकल 21 भी जो का तो ही बना रहता है। भाई सशस्त्र विद्रोह हो गया, भारत में आपस में लोग लड़ रहे, तो उसमें तो पता चलेगा बोलने की स्वतंत्रता खत्म भी कर देते हैं, यहां पर बोलने की स्वतंत्रता भी खत्म हो जाती है। आर्टिकल 19 में क्या है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है आर्टिकल 19 में। वाक मतलब बोलना, अभिव्यक्ति मतलब प्रस्तुत करना, है ना। तो वाक एवं अभिव्यक्ति, जब आप कुछ बोलोगे हमें बताओगे तभी तो पता चलेगा कि सशस्त्र विद्रोह हो क्यों रहा है ना, आपस में झगड़ा हो क्यों रहा, तो बोलने की स्वतंत्रता इसमें बनी रहती है। ठीक, तो आर्टिकल 21 और 19 का मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। आर्टिकल 352 यही बात कहता है, ठीक, कि राष्ट्रीय आपात, यदि राष्ट्र में युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह हो जाता है तो राष्ट्रपति आर्टिकल 352 प्रभावी कर देते हैं। ठीक, ये होता है जी इमरजेंसी। इसके बाद आर्टिकल 356 समझिए क्या होता है। आर्टिकल 356 देखे क्या जी, आर्टिकल 356 में क्या लिखा होता है जी? राष्ट्रपति शासन। क्या लिखा होता है जी? राष्ट्रपति शासन। यदि किसी क्षेत्र में, भारत के किसी क्षेत्र में सरकार काम असंवैधानिक रूप से करती है तो वहां का राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति से परामर्श करता है कि यहां की सरकार असामान्य रूप से काम कर रही है, असंवैधानिक रूप से कार्य कर रही है, तो आप क्या करिए, यहां पर कानून बनाइए। तो क्या होगा कि राष्ट्रपति शासन तुरंत लगा देगा। राष्ट्रपति का शासन चल रहा है, सरकार केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उनकी कोई मान्यता नहीं रहती। यहां पर शासन किसका चलता है जी? राष्ट्रपति का शासन चलता है। और राष्ट्रपति का जैसे शासन ये चलता है तो राष्ट्रपति का शासन 6 महीने के लिए मान्य होता है। लेकिन यदि कंडीशनें ज्यादा खराब है तो संसद से बिल पास करवा के 6 महीने और बढ़ा दिया जाता है, 1 साल और बढ़ा दिया जाता है। 1 साल से ज्यादा आप राष्ट्रपति शासन नहीं बढ़ा सकते। एक बार में राष्ट्रपति शासन 1 साल से ज्यादा नहीं बढ़ाया जाता, यह ध्यान रखना। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में लिखित है? अनुच्छेद में आपका किसमें जी? 356 में। राष्ट्रपति शासन आपात कहते हैं इसे। ठीक बात, इमरजेंसी लग गई। आर्टिकल 360 समझिए क्या होता है भाई जी। आर्टिकल 360 में है वित्तीय आपात। आर्टिकल 360 में लिखा होता है वित्तीय आपात। वित्तीय आपात का क्या मतलब? वित्त खत्म हो जाना, पैसा खत्म हो जाना। भारत के पास तो पैसा कभी खत्म होने का ही नहीं, आपको पता है, बड़ी ब्लैक मनी दबी हुई है भारत में, बहुत पैसा। ठीक, वित्तीय आपात आर्टिकल 360 के तहत वित्तीय आपात लगाया जाता है और भारत में एक भी बार वित्तीय आपात नहीं लगाया गया, ये ध्यान रख लेना। ठीक, भारत में एक भी बार वित्तीय आपात नहीं लगाया गया अब तक। और वित्तीय आपात का मतलब होता है भूखमरी आ जाना, एक प्रकार से भारत में पूरे भूखमरी आना। ताबड़तोड़ तरीके से लोग लड़ रहे, मर रहे हैं, भूखे हैं, पैसा है नहीं, बिल्कुल भी खाने को कुछ है नहीं, सरकार भी कंगली, भारत भी के लोग भी कंगले, सब कुछ कंगला हो चुका, मामला चौपट हो चुका। बिल्कुल राजकोष, केंद्र संचित निधि सब चौपट होगी, खाली होगी। राजकोष हमारा खाली, सम्राट भी बिल्कुल ऐसे घूम रहे बेचारे खाली, क्या करें, मजबूरी है। तो उस कंडीशन में कौन सी इमरजेंसी लगती है जी? आर्टिकल 360 लगता है, वित्तीय आपात लगता है। पुलिस प्रशासन पड़ जाती है ताकि दंगे ना हो जाए, एक दूसरे की मार काट के ना, एक दूसरे को घर में जा जाके किसी का कुछ चुरा चुरा के ना खा ले। किसी ने चीनी रखी हुई तो उसकी चीनी ठा के खा ली, है ना, जबरदस्ती। अब उसने तो चीनी रखी थी बेचारे ने, है ना, 1 किलो चीनी की, भाई 4, 5, 10 दिन तक हम शरबत बना बना के पी लेंगे, लेकिन दिक्कत होने लगी। ठीक, 2-4 लोग आए, तानाशाही से उसको डंडे मारे और उसकी चीनी ठा के भाग गए। तो ये सारी चीजें ना हो, बड़े बड़े झगड़े ना हो, साहूकारों को किडनैप ना किया जाए। साहूकारों के पास पैसा होता है ना, पैसा ही नहीं है अगलों पे, तो दूसरों पे तो पैसा नहीं है ना, तो वो उनसे मारेंगे पिटेंगे। तो ये
ये सारी चीजें कंडीशन। वित्तीय आपात का मतलब होता है एक प्रकार से पैसा धन खत्म हो जाना, भुखमरी पड़ जाना, सरकार भी कंगली, लोग भी कंगले, तो कंगले कंगले बराबर देश कंगला। ठीक, तो ये होता है जी आर्टिकल 360 आपका कंप्लीट। इसके बाद न्यायिक शक्ति की बात करते हैं हम। नंबर 6 शक्ति आपके पास बचती है जी न्यायिक शक्ति। न्यायिक शक्ति का मतलब है न्याय से संबंधित शक्ति, है ना, न्यायिक शक्ति। अब न्यायिक शक्ति देखिए जी बाबूजी क्या होता है। न्यायिक शक्ति का मतलब होता है जी न्याय से संबंधित शक्ति, और न्याय हमारे यहां पर कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। आपको पता हो तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केंद्र में न्याय किया जाता है। न्यायपालिका होती है और न्यायपालिका का काम न्याय करना होता है, और केंद्र की न्यायपालिका अलग और राज्य की न्यायपालिका अलग होती है। केंद्र की न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट और उसके अधीनस्थ न्यायालय आते हैं, राज्य की कार्यपालिका में हाई कोर्ट उसके अधीनस्थ न्यायालय आते हैं। ठीक बात। तो जो न्यायिक शक्ति होते हैं, न्यायिक शक्ति राष्ट्रपति को किस प्रकार है कि जितने भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं, क्या होते हैं जी? न्यायाधीश का मतलब होता है जज। जितने भी सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, सभी की नियुक्ति करने का भी काम किसका है? राष्ट्रपति का है। राष्ट्रपति की शक्ति तो एक प्रकार की है कि भाई साहब सुप्रीम कोर्ट के जितने भी आपके वो होंगे न्यायाधीश, सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, अन्य कोई भी व्यक्ति इनकी नियुक्ति नहीं करता। एक बात ध्यान रखना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। आई बात समझ? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 143 देखिए, यही लिखा होता है सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं जी आर्टिकल 143 की। आर्टिकल 143 में क्या है? 143 और 50 बिल्कुल थोड़ा सा सेम सी चीजें हैं। आर्टिकल 143 में यह लिखा जाता है कि अगर राष्ट्रपति चाहे तो किसी परामर्श पर सुप्रीम कोर्ट को सलाह दे सकता है और सलाह नहीं दे सकता। यही बराबर बात सुप्रीम कोर्ट भी कहता है। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है या सुप्रीम कोर्ट की मर्जी है राष्ट्रपति को कोई सलाह दे या ना दे, इसी प्रकार राष्ट्रपति के पास आर्टिकल 143 के अनुसार यह शक्ति है कि सुप्रीम कोर्ट को कोई सलाह दे या ना दे, वो राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है। अनुच्छेद 143 में लिखा जाता है, अनुच्छेद 143 ये कहता है कि राष्ट्रपति को यह शक्ति है कि सुप्रीम कोर्ट में कोई भी सलाह दे या ना दे, कोई बाध्य नहीं होगा, जबरदस्ती राष्ट्रपति पे नहीं की जाएगी। इसे कहते हैं अनुच्छेद 143। ठीक, इसी प्रकार अनुच्छेद 50 का जिक्र भी करा। 50 में क्या लिखा जाता है? न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण। न्यायपालिका का अलग मैटर है, यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूज होना, अगर पढ़े हुए होंगे बढ़िया। अगर न्यायपालिका का काम क्या होता है जी? न्याय करना। कार्यपालिका का काम क्या होता है? कार्य करना। तो न्यायपालिका कार्यपालिका में हस्तक्षेप नहीं करेगी और कार्यपालिका न्यायपालिका में हस्तक्षेप नहीं करेगी। यह बात अनुच्छेद 50 में लिखी जाती है। लेकिन यह दिमाग में रखना, अनुच्छेद 50 कहां पर है? आर्टिकल आपका डीपीएसपी में है, राज्य के नीति निदेशक तत्वों में है। और राज्य के नीति निदेशक तत्वों में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह याद रखना, आर्टिकल 37 के अनुसार क्या कि आप इनको लेकर के किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकते। ठीक बात, केवल एक आर्टिकल है, वो उसे लेकर के आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, वेतन से संबंधित हो, महिलाओं और पुरुषों के वेतन के बराबर से संबंधित। ठीक भाई, बराबरी का। ठीक, तो अनुच्छेद 143 के अनुसार क्या बात कही जाती है कि राष्ट्रपति अगर चाहे तो सुप्रीम कोर्ट को कोई सलाह दे सकता है, अगर चाहे तो सुप्रीम कोर्ट को कोई सलाह नहीं दे सकता। अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 72 इंपॉर्टेंट है भाई जी। अनुच्छेद 72 बहुत बढ़िया आर्टिकल है। आर्टिकल 72, अनुच्छेद 72 बड़ी देर में आया। अनुच्छेद 72 में क्या लिखा जाता है भाई साहब कि राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति। क्या जी? क्षमा आदि की शक्ति, आदि की शक्ति। जो राष्ट्रपति क्षमा कर सकते हैं वो सारी शक्ति, जैसे पहली बात करें तो पहली बात आती है इसकी परिहार की शक्ति। क्या आती है जी? परिहार, परिहारी समझ लो, परिहार। दूसरा आता है जी निलंबन, निलंबन या स्थगन, निलंबन या स्थगन। तीसरा आता है जी इसका परिहार, निलंबन, स्थगन, लघुकरण,
लघुकरण, और नंबर 4 आता है जिसका मृत्युदंड, मृत्युदंड। ठीक, ये 4 प्रकार की शक्ति आर्टिकल 72 में लिखी जाती है। क्या है जी? परिहार का मतलब क्या होता है? परिहार और लघुकरण, लघुकरण का मतलब समझिए क्या होता है पहले, लघुकरण का मतलब और परिहार, पहले परिहार समझिए। चलो, परिहार जो होता है, यदि किसी व्यक्ति को, देखो शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 72 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमा आदि करने की शक्ति प्राप्त होती है। परिहार, पहली शक्ति परिहार। यदि किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट, अन्य कोर्ट कोई सजा दे देता है और उस सजा की प्रकृति बदलनी हो, क्या बदलनी हो? प्रकृति बदलनी हो, तो कौन सा राष्ट्रपति किसका प्रयोग करता है? परिहार का प्रयोग करता है। अनुच्छेद 72 के तहत परिहार की रिट लगा करके राष्ट्रपति प्रकृति बदल देता है सजा की। जैसे यदि मान लो आपको सजा मिली हुई है, सजा की प्रकृति बदलना, सजा को कठोर कारावास से हल्के कारावास में लाना, वही तो चीजें हैं। जैसे आपको मान लो कठोर कारावास मिला, कठोर कारावास का क्या मतलब होता है जी? कठोर कारावास का मतलब होता है कारावास, कठोर कारावास का मतलब होता है कि आपको पत्थर तुड़वाए जा रहे हैं आपसे, है ना, आपसे पत्थर तुड़वाए जा रहे, है ना, आपसे क्या करवाया जा रहा, आपसे बहुत तगड़े तगड़े मतलब कहने का काम करवाए जाते हैं, तो वह कठोर कारावास है आपके लिए। आपने अपराध भी तो ऐसे किया होगा, तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने आपको कठोर कारावास दिया है ना, कोर्ट ने कारावास कठोर दिया। तो यदि आपका कठोर कारावास है तो कठोर कारावास से सरल कारावास, कठोर कारावास से सरल कारावास में बदला जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 72 के तहत। इसे कहते हैं परिहार। आई बात समझ? कठोर कारावास से सरल कारावास, प्रकृति बदल दी, देख लीजिए, चाहे आप सजा की प्रकृति बदल दी, मिला था तो क्या? कठोर कारावास, लेकिन आपके सामने कैसा कारावास मिला आपको? सरल कारावास। आई बात समझ? तो आप राष्ट्रपति से यह अनुग्रह कर सकते हो कि जी सर, जो राष्ट्रपति महोदय है ना, सर्वोच्च महोदय, कि मुझे कठोर कारावास से सरल कारावास में परिवर्तित कर दीजिए। तो राष्ट्रपति को यदि वो उचित लगती है बात, तो क्या होगा कि वो उस व्यक्ति को कठोर कारावास से सरल कारावास दे देगा, कारावास की प्रकृति बदल देगा, सजा की प्रकृति बदल देगा। इसे कहा जाता है परिहार। निलंबन या स्थगन, देखिए निलंबन या स्थगन क्या होता है? अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति सजा का निलंबन या स्थगन कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई विशेष कंडीशन, ये विशेष स्थिति में किया जाता है। कहां किया जाता है जी? ये विशेष स्थिति में। विशेष स्थिति किस किस की हो सकती है समझना। ये विशेष स्थिति उस व्यक्ति की हो सकती है, या तो व्यक्ति क्या हो, विकलांग हो, या फिर कोई व्यक्ति नहीं, महिला भी तो कर सकती है अपराध, तो वो महिला क्या हो जी? गर्भवती हो, है ना, प्रेग्नेंट हो। यदि कोई व्यक्ति विकलांग है, कोई महिला विकलांग है, और यदि वो अपराध कर देती है और उसकी हालत खस्ता है, खराब है हालत, ठीक, अपराध तो कर दिया लेकिन हालत है ज्यादा खराब, तो राष्ट्रपति निलंबनकारी रिट लगा के या उस सजा को स्थगित कर देते हैं। स्थगित मतलब रोकना, एक प्रकार से उस पर प्रतिबंध लगाना, निलंबन करना, रोकना। सुप्रीम कोर्ट से को ये कहा जाता है कि आप एक काम करिए, पहले इसका इलाज करवाइए, 1-2 महीने में ये ठीक होएगा, इसको फिर आदमी को सजा दे दीजिए। तो क्या हो गया? उसकी जो सजा थी उसका स्थगन हो जाता है, उसका निलंबन हो जाता है। इसे क्या कहते हैं? मान लो कोई महिला है, उस महिला ने बहुत तगड़ा अपराध कर दिया, और क्या है जी, वो गर्भवती है, प्रेग्नेंट है, तो उस महिला को राष्ट्रपति प्रसूति सहायता देता है, राज्य भी प्रसूति सहायता देता है, और क्या होगा कि उसकी सजा को स्थगित कर दिया जाता है, उसकी सजा को थोड़ा सा रोक दिया जाता है। जब उसकी सजा रोक दी जाती है, सारी चीजें डिलीवरी वगैरह हो जाती है, तो फिर उसको सजा देने का काम हो जाता है। तो विशेष स्थिति में निलंबन लगाया जाता है, स्थगन लगाया जाता है, अन्यथा स्थगन नहीं लगाया जाता। कोई विशेष स्थिति होनी चाहिए व्यक्ति के साथ, तभी तो आप अपने आप दुख रोगे उनके सामने, तभी तो पता चलेगा कि है भी दुख की नहीं, उसकी जांच पड़ताल होगी कि हाँ वास्तव में है, तो उस स्थिति में निलंबनकारी रिट लगती है। लघुकरण रिट, लघु का मतलब समझ लीजिए, लघु का मतलब होता है जी छोटा, लघु का मतलब होता है छोटा, लघु मतलब होता है जी छोटा करना, लघु करना। इसका मतलब क्या है कि राष्ट्रपति आपकी सजा को छोटी कर सकता है, लघु कर सकता है। जैसे आपको सजा मिलती है 10 साल की, तो राष्ट्रपति से आप क्या करो, राष्ट्रपति से अनुग्रह करो कि जी राष्ट्रपति महोदय हमारी सजा को छोटा कर दीजिए। तो राष्ट्रपति उसकी जांच पड़ताल करता है, क्या वास्तव में इस व्यक्ति की सजा छोटी होनी चाहिए, तो 10 साल की सजा को कितनी
साल की सजा में 5 साल की सजा में बदलने का काम कर देगा राष्ट्रपति। आई बात समझ। 10 साल के कारावास को 5 साल के कारावास में बदलने का काम कौन कर देता है जी? राष्ट्रपति। किसके अनुसार? अनुच्छेद 72 में लघुकरण के अनुसार वो राष्ट्रपति लघुकरण कर देता है किसी भी सजा का। जो सजा ज्यादा होती है उस सजा को कम कर देता है। आई बात समझ। इसके बाद मृत्युदंड, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति के मृत्यु दंड को क्षमा कर सकता है। यदि सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया हो, है ना, फांसी की सजा दी हो, तो राष्ट्रपति मृत्यु दंड तक को भी क्षमा कर सकता है। राष्ट्रपति आपकी फांसी की सजा को भी माफ कर सकता है और एक प्रकार से पूर्णतः माफ कर सकता है, आपको घर भेज सकता है। इस व्यक्ति को ना जेल होगी ना फांसी होगी, आप घर जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन ऐसा राष्ट्रपति नहीं करते। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अंधा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को भी सारी चीजें दिखती है। कोर्ट निर्णय बहुत सोच समझ के देता है, वो भावात्मक निर्णय नहीं देता आपको। आप उसके सामने रो रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो, उससे पिघलेगा नहीं सुप्रीम कोर्ट। जज उससे पिघलता नहीं, एविडेंस मांगता है, सबूत मांगता है वो, है ना। भले ही आपकी आत्मा बिल्कुल शुद्ध हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में थोड़ी जी रहे हो आप, या पुराने प्राचीन इतिहास के काल में जी रहे कि पैर में पत्थर बांधा और नदी में छोड़ दिया। अगर सच्चा दिल होगा तो ऊपर आ जाएगा, वरना डूब जाएगा। अब कौन ऊपर आएगा? पैर में पत्थर बंध रहा, पानी में डूबना ही डूबना है कि नहीं। तो वो वाला सीन नहीं चल रहा भाई वर्तमान में। ठीक, तो क्या होगा कि यदि राष्ट्रपति को मृत्युदंड भी क्षमा कर सकता है। आपको वो पता होगा 26/11 ताज होटल हमला, 26/11 में अजमल कसाब बाबूजी कई बार राष्ट्रपति के पास रिट डालते हैं कि साहब मेरी मृत्युदंड को माफ करवा दीजिए, मेरी मृत्युदंड को माफ करवा दीजिए। लेकिन राष्ट्रपति ऐसा नहीं करते, क्योंकि वो एक आतंकवादी होता है, उसको सही सजा मिलती है। ठीक, तो राष्ट्रपति ऐसा बहुत रियर, आज तक तो हुआ नहीं, बहुत रियर कंडीशन में हो सकता है ऐसा कि वो मृत्युदंड को भी क्षमा कर दे। क्योंकि मृत्युदंड उसी इंसान को मिलता है जो मृत्युदंड के लायक होता है, जो घोर अपराध करता है, उसको कठोर कारावास से मृत्युदंड मिलता है। ठीक, घोर अपराधी को। ठीक, तो ये सारी चीजें अनुच्छेद 72 के अंतर्गत आती है। इंपॉर्टेंट था आर्टिकल 72, इतना था भाई साहब। आर्टिकल 72 आपको, ये जितने भी मैं चीज पढ़ा रहा हूं भाई साहब, अगर कहीं भी आपको एक किताब में एक जगह मिल जा भाई साहब, देख लेना। बहुत इंपॉर्टेंट सारी चीजें हैं, बहुत मेहनत करके सारी चीजें इकट्ठा करनी पड़ती है, तब जाकर के आपको पढ़ाना पड़ता है भाई साहब, आपको बताना पड़ती है चीजें। एक बुक में तो कभी नहीं मिलेंगी, और ये बहुत डीप मैटर है। देख लेना किताब उठा करके, ये बहुत ज्यादा डीप मैटर पढ़ा रहे हैं हम आपको, बहुत ज्यादा डीप मैटर देने का काम कर रहे हैं। तो इसी के साथ अनुच्छेद 72 कंप्लीट न्यायिक शक्ति में हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं 7वीं शक्ति, अंतिम शक्ति, वीटो पावर। वीटो पावर भी बढ़िया है। देखिए राष्ट्रपति की वीटो पावर क्या होती है, वीटो शक्ति क्या होती है। वीटो शक्ति राष्ट्रपति के पास 4 प्रकार की होती है, 1, 2, 3 और 4 प्रकार की वीटो पावर होती है अनुच्छेद 111 के तहत। आर्टिकल 111 के तहत राष्ट्रपति को वीटो की शक्ति दी जाती है। अनुच्छेद 111 में कुछ और भी है ना, मुझे बताना कमेंट करके अनुच्छेद 111 में क्या है। अनुच्छेद 111 के तहत वीटो शक्ति दी जाती है राष्ट्रपति को। वीटो शक्ति 4 प्रकार की होती है, अत्यंतिक वीटो, विशेषित वीटो, निलंबनकारी वीटो, पॉकेट वीटो। भारत के राष्ट्रपति के पास 3 वीटो होती है, मात्र 4 नहीं होती है, बहुत ध्यान समझ लेना। 4 वीटो भारत की नहीं होती, भारत का राष्ट्रपति केवल 3 वीटो का प्रयोग करता है, चौथी वीटो का प्रयोग नहीं करता। मैं बताऊंगा कौन सी। पहली वीटो पढ़ते हैं हम, जैसे अत्यंतिक वीटो। अत्यंतिक वीटो के अंतर्गत क्या होता है कि राष्ट्रपति, अत्यंतिक वीटो के अंतर्गत राष्ट्रपति क्या काम करते हैं जी, कि किसी भी विधेयक को सुरक्षित रख लेते हैं। क्या रख लेते हैं? सुरक्षित। किसी भी विधेयक को या किसी भी बिल को, विधेयक माने होता है जी बिल, है ना, विधेयक। राष्ट्रपति किसी भी विधेयक या बिल को सुरक्षित रख लेते हैं। सुरक्षित क्यों रखा? मान लो सरकार के पास, सरकार ने कोई बिल भेजा, लोकसभा से कोई बिल आता है और वो बिल सरकार देश के हित में होता है, अच्छा बिल होता है, ठीक, बढ़िया बिल होता है, तो सरकार, और आपको पता है राष्ट्रपति को यह संदेह है कि सरकार गिरने वाली, सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आएगा और सरकार भंग होने वाली, तो क्या होगा? लोकसभा भंग होने वाली। तो उस विधेयक को राष्ट्रपति सुरक्षित रख लेता है, ठीक, उस विधेयक को वापस नहीं करता। जब अगली सरकार आती है तो उस विधेयक को प्रस्तुत करता है कि ये विधेयक था, और ये विधेयक खारिज नहीं होता फिर तो, है ना, क्योंकि वो विधेयक थोड़ी खारिज होता है, क्योंकि वो राज्यसभा से भी पास होकर के पहुंचता है। भाई राष्ट्रपति के पास जो विधेयक पहुंचेगा वो दोनों सदनों से पास होकर पहुंचेगा, लोकसभा से भी, राज्यसभा से भी।
आई बात समझ। जो राष्ट्र, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट राष्ट्रपति के पास पहुंच गया, राष्ट्रपति के पास बिल या कोई भी विधेयक जब पहुंचता है, जब दोनों सदनों में बराबर की सहमति बराबर से पास होकर के जाता है, तब राष्ट्रपति के पास पहुंचता है। तो राष्ट्रपति उस विधेयक को क्या कर लेते हैं जी, सुरक्षित रूप से रख लेते हैं, संरक्षित कर लेते हैं। ठीक, विशेषित वीटो समझिए क्या होता है। विशेषित वीटो का मतलब होता है विशेष बहुमत द्वारा पारित किया गया बिल। विशेष से ही पता चल रहा है विशेषित वीटो। विशेषित वीटो, विशेषित वीटो का मतलब क्या होता है कि विशेष बहुमत द्वारा, विशेष बहुमत। अब विशेष बहुमत आपको पता होता है कितना होता है, 2/3। विशेष बहुमत 2/3 होता है। सरकार में अगर कोई बिल विशेष बहुमत से प्राप्त होता है तो इसका मतलब वो 2/3 बिल से प्राप्त हो रहा है, 2/3 बहुमत, 2/3 सहमति से प्राप्त होता है। साधारण देखो, बिल जो पास होते हैं संसद में 3 प्रकार से होते हैं। एक तो होता है जी साधारण बहुमत से बिल पास होना। साधारण बहुमत होता है 50+, संसद के 50+ सदस्य यदि एक तरफा लौट जाते हैं तो समझ लो बिल पास हो गया। बिल की तरफ लौट जाते हैं, बिल की तरफ सहमति दे देते हैं, है ना। ये होता है साधारण बहुमत। दूसरा होता है विशेष बहुमत। विशेष बहुमत से कोई बिल पास होना। अब विशेष बहुमत बहुत बड़ी चीज है अपने आप में, सारे बिल विशेष बहुमत से ही पास होते हैं मैक्सिमम भारत में। ठीक, तो जो विशेष बहुमत होता है 2/3 बहुमत बहुत बैठते हैं, तो 2/3 बहुमत से बिल पास होकर के, दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से बिल पास होकर के जब राष्ट्रपति के पास पहुंचता है तो उस विधेयक को क्या कहा जाता है, विशेषित बहुमत कहा जाता है, विशेषित वीटो कहा जाता है। तीसरा विधेयक समझिए क्या होता है। तीसरा होता है जी आधे राज्य प्लस विशेष बहुमत की सहमति। राज्य कितने हैं भारत में, 28 राज्य। 28 राज्य में से 28 के आधे कितने होंगे, 14 दूनी 28, 14 प्लस अर्थात 15 राज्य होने चाहिए मैक्सिमम, मिनिमम 15, है ना। 28 14 प्लस राज्य हो और क्या हो जी, विशेष बहुमत हो, विशेष बहुमत हो। इसे बिल को कहते हैं तीसरी कैटेगरी का बिल। जैसे तीनों प्रकार के समझ में आगे किस प्रकार से बहुमत पास किए जाए। 3 प्रकार से कोई भी साधारण बहुमत, विशेष बहुमत और आधे राज्य प्लस विशेष बहुमत से कोई भी बिल पास किया जाता है, उसे कहते हैं जी विशेषित वीटो। विशेषित वीटो, एक बात ध्यान रखना कि जो विशेषित वीटो होती है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा यूज नहीं की जाती। अमेरिका का राष्ट्रपति, मैंने बताया था कि अनुच्छेद 111 के तहत वीटो शक्ति प्राप्त है। वीटो शक्ति 4 प्रकार की होती है, लेकिन भारत के पास वीटो शक्ति 3 प्रकार की होती है। भारत के राष्ट्रपति होते हैं वो विशेषित वीटो यूज नहीं करते, ये बात ध्यान रख लेना। ठीक, विशेषित वीटो के अंतर्गत क्या होता है कि विशेषित वीटो में कोई भी बिल विशेष बहुमत से पास होकर के पहुंचता है, और विशेष बहुमत होता है भाई जी 2/3, अभी बताया। तो विशेष बहुमत से पास होकर के जो बिल पहुंचता है उसे विशेषित वीटो कहते हैं। वो विशेषित कर लेता है, उस बिल को नहीं देता, वो हमारे राष्ट्रपति के पास नहीं होता, वो नहीं करता, मतलब अमेरिका के राष्ट्रपति खूब यूज करता है। निलंबनकारी वीटो समझ लेना। निलंबन मतलब होता है एक प्रकार से खारिज करना, है ना, निलंबन करना, है ना। निलंबन और खारिज में अंतर होता है थोड़ा सा। निलंबन खारिज करना एक ही बात है, थोड़ा सा अंतर नहीं होता। निलंबन करने का मतलब होता है कि कोई भी विधेयक यदि राष्ट्रपति के पास पहुंचता है तो उसको क्या कर देता है, वो एक तरफा से खारिज कर देता है और कहां भेज देता है, पुनर्विचार के लिए भेज देता है। राष्ट्रपति उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज देता है, और जब राष्ट्रपति उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज देता है तो एक बात याद रखना कि पुनर्विचार के लिए भेजा गया विधेयक, यदि विधेयक वापस आ जाता है तो क्या होता है जी, यदि विधेयक वापस आ जाता है तो उस विधेयक को राष्ट्रपति को पास करना अनिवार्य होता है। राष्ट्रपति फिर उसको जरूर पास करते हैं। ठीक भाई, राष्ट्रपति उसको जरूर पास करना पड़ेगा क्योंकि वो पुनर्विचार से होके आ चुका। ठीक, तो राष्ट्रपति खारिज कर सकता है कोई भी विधेयक, राष्ट्रपति कोई भी विधेयक निलंबन कर सकता है, उसका निलंबन कर सकता है। आई बात समझ। इसके बाद बात करते हैं हम पॉकेट वीटो की। तो राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो किस प्रकार की होती है कि पॉकेट मतलब होता है जेब, है ना। पॉकेट का मतलब क्या होता है जी, जेब में रखना। तो पॉकेट वीटो, राष्ट्रपति कोई भी विधेयक आता है, यदि कोई भी बिल यदि संसद से पास होकर के आता है तो उसको पॉकेट कर लिया जाता है, POCKET, पॉकेट कर लिया जाता है। इसे हिंदी में कहते हैं जी जेबी वीटो। क्या कहते हैं, जेबी वीटो।
तो जो जेबी वीटो होती है, पॉकेट वीटो होती है, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, इसमें एक फैक्ट बताऊंगा आपको बहुत बढ़िया वाला। जो पॉकेट वीटो होती है, जेबी वीटो होती है भाई जी, इसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति यदि कोई भी बिल विधेयक पास होकर के राष्ट्रपति के पास पहुंचता है तो उसे राष्ट्रपति जेब में घेर लेता है। मैं किसी को कुछ नहीं बता रहा, राष्ट्रपति ने वो जेब में रख लिया है ना। अब जेब में रख लिया तो वॉशिंग मशीन में धो गया, तो अब किस पे क्या, यदि उस विधेयक पर कोई भी सहमति, कोई भी असहमति राष्ट्रपति द्वारा न जताई जाती हो और वह विधेयक क्या कर रख लिया जाता हो, पॉकेट में रख लिया जाता हो, जेब में रख लिया जाता हो राष्ट्रपति द्वारा, तो उसे कहते हैं पॉकेट वीटो। बात करें 1986, तो 1986 में एक विधेयक आता है आपका डाक से संबंधित। डाक से संबंधित क्या विधेयक था, ये था जी डाक संशोधन अधिनियम। डाक संशोधन अधिनियम, ये जो डाक संशोधन अधिनियम था, इस डाक संशोधन अधिनियम को ये क्या कर लेते हैं जी, पॉकेट कर लेते हैं। कौन से राष्ट्रपति, नाम भी पूछ लेगा, जेल सिंह। कौन से राष्ट्रपति, जेल सिंह राष्ट्रपति उसको जेल में रख लेते हैं, राष्ट्रपति जेब में रख लेते हैं। तो आपका डॉक्टर जल सिंह राष्ट्रपति क्या करते हैं, डाक से संबंधित एक विधेयक आता है जिसको पहली बार भारत के इतिहास में पहली बार किसी विधेयक को पॉकेट किया जाता है। कौन सा विधेयक था, डाक संबंधी विधेयक या डाक संशोधन अधिनियम विधेयक था भाई। ठीक भाई, तो इसको जेल सिंह कहां पर रख लेते, जेब में रख लेते और उस पर ना कोई सहमति देते, बात ही नहीं करते उसके बारे में, जेब में रख लिया। ये बात फैल जाती है दूर तक कि राष्ट्रपति ने वो पॉकेट कर लिया, जेब में रख लिया। जेब में रख लिया तो उसका कोई जेब में निकालने वाला आदमी है नहीं, क्योंकि भारत का सर्वोच्च आदमी राष्ट्रपति होता है। ठीक बात, तो ये वाली सारी चीजें ये थी आपकी पॉकेट वीटो के बारे में, वीटो शक्ति के बारे में। अनुच्छेद 111 आपको इतनी सारी शक्ति देता है, राष्ट्रपति को इतनी सारी शक्ति देता है। राष्ट्रपति कोई भी व्यक्ति बन सकता है, ध्यान रख लेना। ठीक, बस वो 35 साल की उम्र पूरी कर चुका हो, दिवालिया पागल, ये सारी चीजें ना हो उसमें, आपको पता है सारी चीजें। ठीक भाई, तो राष्ट्रपति के बारे में सारा इंपोर्टेंट था। ये राष्ट्रपति की सारी भूमिका आपके सामने रखी हुई है, राष्ट्रपति की सारी शक्ति आपके सामने रखी हुई है भाई साहब जी। एक बात याद रखना, कंटेंट एकदम मजबूत है, जानदार कंटेंट है बिल्कुल। कहीं भी आपको एक किताब या एक वीडियो में ऐसा कंटेंट नहीं मिलने वाला। बहुत चीजों की मेहनत करनी पड़ती है भाई साहब, तब जाकर के कंटेंट तैयार होता है, एक बेस्ट कंटेंट, एक बेस्ट मार्गदर्शक। ठीक भाई, तो आपके लिए सबसे बढ़िया कंटेंट था। वीडियो को दूर तक फैला दो, यारों दोस्तों में तो कम से कम बांट ही सको वीडियो को। वो बेचारे भी 1-2 को बांट देंगे तो वीडियो बढ़िया तरीके से चल जाएगी। आप लोगों को क्या होना, वो शेयर वाला बटन ही तो दबना। वैसे चुटकुले होते हैं, सॉन्ग होते हैं, वो तो आप बतेरे शेयर करते फिरते रहते हो, है ना, वगैरह, इन्हें भी शेयर कर दिया करो यार। पढ़ाई का मैटर है, अच्छी चीज है, किसी का भला हो जाएगा। ठीक, सुदूर शिक्षा चली जाती है इन सारी चीजों से। तो राष्ट्रपति की जहां से भी हम बात करते हैं शक्तियों की, सारी शक्तियां हम आज कंप्लीट कर चुके हैं और हम अब अगली वीडियो में आपके साथ आएंगे बढ़िया कंटेंट लेकर के। गजब का कंटेंट था ये, किसी एक बुक में तो मिलेगा भी, जाके खूब मत्था मार लो, वीडियो में जाके देख लो यूट्यूब पे, इतना बेहतरीन मैटर आपको कहीं मिल जाए राष्ट्रपति का एक साथ। ठीक, नहीं मिलेगा। तो राष्ट्रपति की शक्तियों में हम इतनी बात करते हैं, आज की क्लास हम इतनी रखते हैं। अगर चैनल पर भाई साहब नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करके जाए, दोस्तों को सब्सक्राइब करवाएं, शेयर करें वीडियो को। ठीक, लाइक करें, कमेंट में जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। ठीक मेरे भाई, धन्यवाद।